नमस्कार साथियों, जनरल व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर बीए फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री का जो पहला पेपर आएगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होने वाला, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर थोड़ी बहुत भी है, ठीक है, तो भी आप इस वीडियो को एक बार है वो जरूर देखिएगा। आपकी एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको मक्खन की तरह समझाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 21 है वो देख सकते हो। इससे पहले मैं 20 प्रश्न है वो करवा चुका हूँ और उसका वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसे भी देख लेना, ठीक है। तो इसमें प्रश्न संख्या 21 है, इसमें क्या करें, हुण है वो कौन थे। तो हुण है वो कौन थे, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो हुण है वो मध्य एशिया की एक क्या थी, खूंखार भ्रमणशील है वो जाति थी। मतलब वो एक नई नई जगह है वो खोजते थे, ठीक है, और वहाँ पर चले जाते थे, ठीक है। तो ये जाति है वो थी खूंखार भ्रमणशील जाति, और ये चौथी 5वीं सदी में 2 शाखाओं में विभाजित है वो होकर नए स्थानों की खोज में है वो निकले। पहले तो मतलब साथ में खोजते थे और बाद में मतलब दोनों है अलग अलग 2 शाखाओं में विभाजित हो गई थी, और फिर क्या किया इन्होंने, नए स्थानों की खोज में निकल गए। और इनमें से एक शाखा तो कहाँ गई, यूरोप है, और दूसरी आपकी ईरान है, फिर फ्रांस होते हुए भारत की ओर है वो बढ़ी, ठीक है। तो ये 2 शाखाएं थी, मतलब हुण की खूंखार भ्रमणशील जाति थी, ठीक है, जो ठीक है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, चंदावर का युद्ध है किसके मध्य है वो हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कल भी करवा दिया हूँ लेकिन आज फिर करवा रहा हूँ। इसमें क्या है, चंदावर का युद्ध है ना वो 1193 में हुआ था, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आपको याद रखना चाहिए, 1191 में होता। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। मतलब मोहम्मद गौरी और जो कि पृथ्वीराज चौहान के बीच है वो हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो कि क्या हुई, पराजय है वो हुई थी 1192 में जो युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। उसके बाद है चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, आपको याद रखना चाहिए, 1193 में हुआ था चंदावर का युद्ध। और ये किसके मध्य हुआ था, तो याद रखना चाहिए, एक तो आपका मोहम्मद गौरी था ही, और एक कन्नौज के राजा कौन थे, जयचंद, इनके बीच है वो होता। और इसमें हार किसकी हुई, मृत्यु किसकी हुई, तो जयचंद की हार और क्या हुई, मृत्यु है वो हुई थी, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से रबड़ीदार मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह बने रहे वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जनरल व्यास विश्वविद्यालय के क्वेश्चन बता रहे हो, ठीक है। हमारे एकमात्र चैनल है, और इसमें उत्तरें आपके, इसमें प्रश्न पढ़ते हैं एक बार, गुप्तकालीन दो प्रकार के सिक्कों के नाम है वो बताने हैं, ठीक है। तो सिक्के के नाम बताने हैं गुप्तकालीन के। तो 2 सिक्के हैं, एक तो आपका अश्वमेध प्रकार का है और एक धनुधर प्रकार का, ये आपको याद में रखना है। और ये क्वेश्चन है पिछली जो एग्जाम हुए थे 2018, 17, 20, 22, इसमें पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं पूछा गया है, और यही क्वेश्चन आते हैं, उनमें से ही आते हैं, ठीक है। आप 2022 वाले क्वेश्चन मत पढ़ना, बाकी सारे के सारे पढ़ लेना, 2020 वाले, 2021 वाले, ठीक है। और इसमें क्यों पढ़ना है, मतलब 2022 में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, ज़्यादा हैं वो नहीं आएंगे। बाकी जो 2020 है, 19 है, 18 है, उनमें से हैं वो ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हरिशचंद्र है वो कौन थे, ठीक है। तो हरिशचंद्र कौन थे, इन्होंने ना एक रचना की थी, किसकी रचना की थी, तो आपको याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। किसकी, प्रयाग प्रशस्ति, आगे दिया हुआ है इसमें। ऐसे यह गुप्त काल का क्या था, विख्यात विद्वान है वो था, ठीक है। और क्या था, हरिशचंद्र महादंडनायक ध्रुव भूति का पुत्र था, ठीक है। ये भी आपको याद में रखना पड़ेगा। और समुद्रगुप्त का महत्वपूर्ण क्या था, अधिकारी था, और समुद्रगुप्त के समय में ही कुमारमतीय, महादंडनायक तथा संधि विग्रही के पदों पर रहा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने एक रचना की थी, किसने, हरिशचंद्र ने। कौन सी रचना, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो की थी, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो किसने की, तो आपको याद रखना हरिशचंद्र ने की थी, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, चोल प्रशासन में नाडू और उर क्या थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छप जाएगा, ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, चोल प्रशासन का की एक मुख्य विशेषता स्थानीय शासन एवं ग्राम्य व्यवस्था है वो थी, ठीक है। और इसमें आगे क्या लिखोगे, चोल शासन में गांव से लेकर प्रांत तक सब शासन की व्यवस्था है वो थी, ठीक है। कहाँ से लेकर, गांव से लेकर प्रांत तक, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, संपूर्ण साम्राज्य मंडलों जो कि कितने थे, 7 या 8 है, ऐसे थे मंडल, कितने थे, 7 या 8 थे। और इनमें मंडलों को नाडु और नाडु को कुरम अथवा कोट में बांटा गया था।
प्रत्येक कुर्म में अनेक गांव है वो होते थे जो शासन की क्या थी, सबसे छोटी है वो इकाई थी शासन व्यवस्था। ठीक है, और ये आप याद रख लोगे। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह वीडियो में बन रहे। आगे आपका क्वेश्चन है 26 नंबर है, हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में वो आरंभ है वो हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा का खुदाई का कार्य 1920 ईस्वी में डॉक्टर दयाराम साहनी तथा माधवराज वत्स के नेतृत्व में वो किया गया था। ठीक है, खुदाई कार्य 1920 में हुआ था, क्या ये गलत है? शायद मुझे लगता है ना, आप कमेंट में बताओ एक बार, 1921 में हुआ या फिर 20 में हुआ हड़प्पा की खुदाई का कार्य? फटाफट से कमेंट बता दो एक बार। अगला है आपका नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है, उस केंद्र का नाम बताओ जिसे मुर्दों का टीला है वो कहा जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला होता है, और 1922 में इसकी खोज है वो हुई थी। श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध प्रांत पाकिस्तान के लहरा जिले में खुदाई में मोहनजोदड़ो के भव्य नगर के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी मैं कल करवा चुका हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला है आपका तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस सम्राट द्वारा किया गया? तो किस सम्राट द्वारा किया गया? तो बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने तथा इस धर्म को संगठित रूप प्रदान करने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन है वो किया। ठीक है, किसने किया? सम्राट अशोक थे ना, उन्होंने। ठीक है, और महावंश के अनुसार इस महासभा की अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस ने वो की थी। तो किस मतलब अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो पूछे तो आपको याद रखना है मोगली पुत्र तीस ने वो की थी। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन वो पूछे तो आपको याद रखना सम्राट अशोक। ठीक है, हमें भी ये क्वेश्चन में यही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य काल में सम्हारता कौन था? तो सम्हारता या फिर अथवा में आप ये भी पूछा जाता है मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था का प्रधान है वो क्या कहलाता था? तो इसमें लिख दोगे कि मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व व्यवस्था का प्रधान सम्हारता, जिसे राजस्व मंत्री भी कह सकते हो, कहलाता था। इसका मुख्य काम क्या होता था? राज्य के करों को क्या करना? एकत्रित है वो करना। ठीक है, जो भी कर हैं उनको क्या करना? एकत्रित है वो करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे, इसी तरह वीडियो में बन रहे हो। कमेंट करिए नहीं क्या भैया फटाफट से। कल एक डाउट था, स्टूडेंट ने पूछा, ठीक है शायद वही होगा, है ना। अब प्रश्न संख्या 23 है, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख है वो करना है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की बतानी है नगर निर्माण जो भी योजना है ना वो विशेषता बतानी है। ये तो आपको पता है, चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को क्या करती है? समकोण प्रकार की थी, आपको ये तो पता है। और क्या है? नगर योजना जाल पद्धति पर है वो आधारित है वो थे। जाल मतलब जाल का हो या फिर ग्रिड का हो, दोनों एक ही बात है। आगे आपके जल निकास के लिए पक्की नालियों का निर्माण है वो हुआ था। और नगर दो विभागों में विभाजित है वो था। ठीक है, किस कौन से? एक तो दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र। और एक तो मैंने बता दी जो चौड़ी सड़क की जो क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पर है वो काटती थी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न संख्या 31 है। इससे पहले मैं जो 20 क्वेश्चन है ना, एक निबंधात्मक क्वेश्चन था मतलब 7 नंबर वाला, और बाकी जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो भी मैंने करवाई है। पीछे वाले वीडियो को जाकर है वो देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है, आगे आपका कौन सा है? धर्म स्तरीय और कंटक शोधन न्यायालयों में क्या अंतर है वो था। ठीक है, तो क्या अंतर है होता? तो धर्म स्तरीय न्यायालय में क्या होता था कि नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा है वो करते थे। ठीक है, मतलब जो भी नागरिकों के विवाद हैं वो पारस्परिक विवाद थे ना, उनका निपटारा है वो किस में होता था? धर्म स्तरीय न्यायालय में। ठीक है, जिसको दीवानी न्यायालय भी कह सकते हैं। जबकि कंटक शोधन न्यायालय में क्या होता था? राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा है होता था। ठीक है, किस किस का? एक तो राज्य और नागरिकों, और इसमें तो सिर्फ नागरिकों का ही होता था ना धर्म स्तरीय में, ना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगला है आपका प्रश्न संख्या 32 है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के लिए किन्हीं 4 पुरातात्विक स्त्रोतों को लिखिए। तो स्त्रोत हैं वो कौन कौन से जैसे आपके पत्र पर लिखते थे ना, तो वो होते हैं अभिलेख होते हैं, मुद्रा है जो भी मुद्राएं होती है ना, सिक्के होते हैं वो। ठीक है, स्मारक हैं, ग्रह अभिलेख हैं, मिट्टी के बर्तन, आभूषण हैं, उपकरण हैं वो आदि, इनकी मदद से हम इतिहास के बारे में वो जान लेते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न संख्या 33 है, भारत में स्थित मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के किन्हीं 4 केंद्रों के नाम है वो लिखने हैं। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखनी कि मध्य पाषाण काल है वो क्या होता है, यहाँ पर दिया ना मध्य पाषाण काल है ना, वो क्या होता है? तो मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? पूर्ण पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्य की एक अवधि के रूप में देखा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसका काल की बात करें तो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य हैं वो इसे माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका मध्य पाषाणकालीन हो गया। ठीक है, अब 4 केंद्रों में बात करें तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है वो एक हो गया, राजस्थान में बागौर हैं, प्रतापगढ़, उदयपुर, उदय प्रदेश, महाराष्ट्र में नेवासा है, और बिहार में सिंहभूमि तथा पलामू जिले। ठीक है, ये हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर है ना एक गलत छपा हुआ साइड, प्रतापगढ़ तो हमारे राजस्थान में है ना, उत्तर प्रदेश में थोड़ी है ना,
उत्तर प्रदेश राजस्थान होना चाहिए। यहाँ पर किताब में भी ऐसे ही लिखा होता, ठीक है। और यहाँ पर मेरे आ चुका है, बाकी प्रतापगढ़ राजस्थान में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट प्रश्न के जो 30 है, सिंधु सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश है वो डालिए, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उनकी नगर नियोजन एवं जल निकास है वो प्रणाली है, ठीक है। और क्या लिख दोगे विशेषता में, सिंधुवासी लेखन कला से परिचित है, वे पढ़ना लिखना व्यापक रूप से जानते थे, ठीक है। महापाषाण संस्कृति से आप हैं वो क्या समझते हैं, तो महापाषाण संस्कृति में क्या होता है, संस्कृति को प्रागैतिहासिक कला काल है वो कहा जाता है। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इसे सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से काल में, एक तो पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, ठीक है। अभी मैंने बताया मध्य पाषाण काल क्या होता है, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्य की अवधि को मध्य पाषाण काल है वो कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया अभी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 36 है, अशोक के दम के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने दम की व्याख्या इस प्रकार की है कि पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही दम है। साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना, पापरित होना, सुचिता, ये सब यशों के दम में आते हैं, ठीक है। अब इस अगला क्वेश्चन आपका, पुष्यमित्र शुंग की किन्हीं 2 उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान है वो किया था, ठीक है। कितने 2 अश्वमेध यज्ञ हैं वो करवाए। और अगला है, उसने ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। शुंगों के समय ब्राह्मण धर्म का क्या हुआ, पुण्य द्वार है वो हुआ था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बच गया और इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर लेना JNU जोधपुर 2023, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाकर है वो सर्च करना है। बाकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सीधा टेलीग्राम ग्रुप में आप चले जाओगे। अगला है आपका प्रश्न संख्या 38 है, सिंधु सभ्यता की 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें सिंधु सभ्यता की सबसे प्रभावी विशेषता उसकी नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली है, और सिंधुवासी लेखन कला से परिचित है, वो पढ़ना लिखना व्यापक रूप से जानते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन वापस आ चुके हैं, ठीक है। अब यही कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको शेयर किए, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपको आगे भी इसी तरह वीडियो हैं वो मिलते रहेंगे डेली, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।